आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप मेंस के समय कुछ सीख पाओ या कुछ नया पढ़ पाओ। तो जो पुरानी चीज़ है वो तो बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, जो आप प्री में पढ़ रहे हो वहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कुछ अब आप लिखना सीख गए तो आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक दे लिख तो मैं लूँगा ही, बस मेरे को फैक्ट बता दो। तो फैक्ट अभी कर रहे हो आप, इसीलिए तो कर रहे हो प्री कि आपके पास फैक्ट आ जाए। और फैक्ट आ गया, आपको लिखना आता है, तब तो बात ईजी हो गई, आपका मेंस निकल गया। क्योंकि 3 महीने में आप बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। लेकिन यदि प्री तैयार नहीं, आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठ गए, छत्तीसगढ़ पढ़ने बैठ गए, निकल गया फिर तो एग्ज़ाम। बात समझ रहे हो? इसलिए मेंस टफ है भाई। मेंस टफ इसीलिए है कि यदि आप प्री अच्छे से नहीं पढ़े हो तो मेंस नहीं हो रहा है, ये मान के चलो। किस्मत ही है फिर आपको जो निकाल सकती है कि आपको केवल वही क्वेश्चन मिल गए जो आप पढ़े हुए थे। और यदि किस्मत के भरोसे नहीं जाना है तो फिर मेहनत आपको मेन प्री में करनी पड़ेगी कि आपके प्री के फैक्ट कहीं नहीं जाने चाहिए। कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठाए आपको उसके बारे में लिखते बनना चाहिए। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर्स, आपके पास इतना फैक्ट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट उसको 175 वर्ड में डिफाइन कर सको और मिनिमम 30 वर्ड में डिफाइन कर सको। यदि ये स्किल आपके पास है तो आपको मेंस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि ये स्किल नहीं है आपके पास तो आपको मेंस निकलवा भी नहीं सकता कोई। बात समझ आ रहा है? तो तैयारी इंटीग्रेटेड ही है, एक साथ ही करनी है प्री और मेंस की। पर प्री के टाइम पे केवल उन सब्जेक्ट को फोकस करना है जो कि प्री का पार्ट है, और उसी को आप कितने लेवल तक लेके जाओ, मेंस के लेवल तक लेके जाओ कि भाई प्री की तैयारी कर रहा हूँ, पर यदि कोई मेरे को बोलेगा कि इसको सेंटेंस में भी लिख के दिखा तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है? प्री तक आपके बेसिक सब्जेक्ट सारे तैयार हो गए, आपका साइंस तैयार हो गया, आपका ज्योग्राफी तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, हिस्ट्री तैयार हो गई, छत्तीसगढ़ तैयार हो गया, बस मैथ्स रीजनिंग तो कर ही रहे हो। मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो एडवांस लेवल में है, वहाँ पर ट्रिक काम नहीं आने वाली है आपकी। यहाँ तो आप ट्रिक से सॉल्व कर लोगे, वहाँ आपको प्रॉपर डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि कोई, जैसे आप 10th में बनाते थे ना, माना है कि x बराबर इतना है तो y बराबर इतना है, ऐसे लिखते थे, वैसा लिखना पड़ेगा वहाँ पर। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो जो मेंस है अपने आप में 3 महीना ऑक्यूपाइड है, आप उसको छेड़ नहीं सकते, आप उसमें प्री की तैयारी नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? या तो आप पहले ही 2 से 3 साल का गैप लेके चलो कि 1 साल मैं पूरा प्री पढ़ूंगा, 1 साल पूरा मेंस पढ़ूंगा, 1 साल फिर इंटीग्रेटेड पढ़ूंगा कि प्री प्लस मेंस पढ़ लिया, और फिर जब चौथे साल में मेरे को एग्ज़ाम दिलाना होगा तब मैं पूरी तैयारी करके जाऊंगा। या तो ये तैयारी हो आपकी, या तो फिर आपके पास समय कम है तो फिर तैयारी ऐसे हो सकती है कि आप प्री के साथ ही मेंस करते चलो पूरी तैयारी। जो प्री वाला सब्जेक्ट है एक बार में ख़त्म हुआ, जब मेंस पढ़ना है तो केवल 3 से 4 सब्जेक्ट रखे रहो जो कि आपको मेंस में तैयार करना है। बात समझ है? तब तो आप 1 साल या 1.5 साल, जो भी समय लगता है, 1.5 साल के आसपास का समय लगता है एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में, वो आप कर पाओगे। नहीं तो फिर व्यापम टारगेट करो कि एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, प्री के लेवल पे ही ख़त्म कर दिए, दूसरा एग्ज़ाम फिर होगा, फिर उसको प्री के लेवल पे ही ख़त्म कर दिए, एक न एक एग्ज़ाम फिर वहाँ पर निकल सकता है यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो, 1 लाइनर में। और यदि मेंस अप्रोच करने की बात है तो फिर यही आप एक ही रूल है उसका, और कोई उसका दूसरा उपाय नहीं है। और फिर या तो चमत्कार बचा सकता है आपको कि आपका पढ़ा हुआ जैसा आप पढ़े वैसे ही पूछ लिया और वो खुश था जांचने वाला, आपको नंबर दे दिया, तो भी पॉसिबल है कि आपको नंबर मिल जाए। ठीक है? वरना कोई चमत्कार नहीं है जो आपको बचा लेगा। ठीक है? क्योंकि बहुत पढ़ने वाले हो गए, इतने पढ़ने वाले हो गए कि आप जब बाकी कोचिंग्स में जहाँ पे 1000-2000 लोग टेस्ट दिलाते हैं ना, यदि वहाँ पर चले जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कंपटीशन क्या है। ठीक है? तो हमको कोचिंग से मतलब नहीं है, अपनी तैयारी से मतलब है। तैयारी कहीं से भी हो सकती है, किसी भी कोचिंग से हो सकती है, मेहनत आपकी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। बात समझ आई? हाँ, यदि पढ़ाने वाला आपके पीछे सही से मेहनत नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि आपको सही गाइडेंस ही नहीं दी गई।
तब कैसे एग्ज़ाम निकलेगा? ठीक है, लेकिन आपके साथ अच्छी बात है कि आप सही जगह पे हो, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अब आपका पोर्शन है कि आप कितना उसको अडॉप्ट कर सकते हो, कितनी तैयारी कर सकते हो। जो करेगा वो पोस्ट लेगा, जैसी तैयारी होगी वैसा पोस्ट मिलेगा। नई तैयारी होगी कुछ नहीं मिलेगा, आप केवल टाइम वेस्ट करोगे, घर जाओगे। ठीक है, तो तैयारी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, चाहे प्री ही या टेम्पो, व्यापम ही टारगेट हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है व्यापम से पोस्ट लेना, लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए भी डेडिकेशन चाहिए, आसानी से नहीं होगा वो भी। ठीक है, आपको वन लाइनर फैक्ट ही याद होता है, ठीक है, आप व्यापम तक सीमित रहिए, मत जाइए आप मेंस करने के लिए। ठीक है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि वो भी आपका प्री वाला फैक्ट आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अबूझमाड़ियाँ पढ़ लिए तो अबूझमाड़ियाँ पता होना चाहिए, कमार पढ़ लिए तो कमार पता होना चाहिए, पर्व पढ़ लिए तो पर्व पता होना चाहिए, विवाह पढ़ लिए तो विवाह पता होना चाहिए कि कौन सा विवाह क्या था, कौन जनजाति कर रही थी, क्या रस्म हो रही थी, क्या रिचुअल्स हो रहे थे वहाँ। ठीक है, यदि ये नहीं हो रहा है तो आप पीछे हो, बहुत पीछे हो सकता है कि अभी आप लायक नहीं हो। एग्ज़ाम दोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, फेल होगे, अगला एग्ज़ाम फिर नहीं निकलेगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई है। दूसरा एग्ज़ाम फिर दिए, वो भी फेल हुआ, तीसरा एग्ज़ाम फिर वो फ्रस्ट्रेशन के साथ दिलाओगे, फिर नहीं निकलेगा। तो फ्रस्ट्रेट होने से बचना है, पहले एक बार कंप्लीट तैयारी कर लो, जब लगे कि हाँ मैं पूरा तैयार हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, एग्ज़ाम निकल सकता है, तो एग्ज़ाम दो। ठीक है, और देने के बाद एग्ज़ाम का एनालिसिस करो कि कौन सा पोर्शन वीक गया, कौन सा मैं नहीं बना पाया, और नहीं बना पाया तो क्यों नहीं बना पाया, मैं पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं बना, क्वेश्चन टफ था इसलिए नहीं बना, या ऐसा पढ़ाया नहीं गया इसलिए नहीं बना, कहाँ दिक्कत थी, और उसको कवर करो कि वो कैसे कवर हो सकता है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में मत बैठो, क्योंकि आपको पहले एग्ज़ाम की गलती आप सुधारे नहीं हो, दूसरे एग्ज़ाम में बैठने चले जाओगे, वो भी फेल होगा, और जितने एग्ज़ाम दिलाओगे उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन से बचना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमको ये ना फील होना लग जाए कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं निकाल सकता। सबसे पहले अपने ऊपर डाउट आता है कि पता नहीं अब निकलेगा कि नहीं, मेरे से तो एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं, ठीक से बुक पढ़ रहा हूँ कि नहीं, सही बुक पढ़ रहा हूँ कि नहीं, सही टीचर से पढ़ रहा हूँ कि नहीं, सही तरीके से पढ़ रहा हूँ कि नहीं, घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ इसलिए नहीं निकल रहा है क्या, लाइब्रेरी जाके पढ़ रहा हूँ इसलिए नहीं निकल रहा है क्या। ऐसे तमाम तरीके के डाउट्स आते हैं दिमाग में, और इन सब से बचना है तो बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। और एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हुआ, सेल्फ डाउट ख़त्म, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर ही होते जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ अब तो जिस पैटर्न में मैं तैयारी किया हूँ ये सही पैटर्न है, और ऐसे ही एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है, तो वही करना है हमको कि तैयारी बेहतरीन करनी है। स्पेशली यदि व्यापम टारगेट कर रहे हो तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, मेन टारगेट होना चाहिए। जीएस तो करना ही है, एवरेज से प्लस करना ही है जीएस को, लेकिन मैथ्स रीजनिंग बनना ही चाहिए, गुंजाइश ही नहीं है कि आप बिना मैथ्स रीजनिंग बनाए व्यापम क्रैक कर लोगे। ठीक है, यदि सीजीपीएससी टारगेट है तो जीएस नेक्स्ट लेवल होना ही चाहिए। मैथ्स रीजनिंग ओके ओके है, चलेगा, एवरेज तक तो हर सब्जेक्ट को लेके जाना ही है, लेकिन यदि जीएस वीक है तो आपका सीजीपीएससी नहीं निकल सकता, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जीएस वीक है, मत दिलाओ सीजीपीएससी, नहीं है आपके लिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बाकी लोग पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम है, कॉम्पीट करने आए हैं हम लोग। बात समझ आ रही है? तो टारगेट आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से लेवल तक, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हो, और आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। उसके हिसाब से आप क्वेश्चन टारगेट करो, एग्ज़ाम टारगेट करो, और एग्ज़ाम टारगेट करके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। मान लो मेरे को शिक्षक भर्ती देनी है और मैं तैयारी किसकी करते बैठा हूँ, हॉस्टल वार्डन की, नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। मेरे को एक बार पता चल गया कि आज से 6 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं दूसरा कोई एग्ज़ाम टच करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। एग्ज़ाम दिलाने से मना नहीं कर रहा हूँ, उसका सिलेबस नहीं पढ़ूँगा। बात समझ आ रही है? मेरा टारगेट यदि प्रयोगशाला सहायक है तो मैं सिर्फ प्रयोगशाला सहायक का ही तैयारी करूँगा, चाहे उस बीच में 10 एग्ज़ाम क्यों ना आ जाए। यदि मेरे एग्ज़ाम से उसका सिलेबस सिमिलर है तो देने चला जाऊँगा, लेकिन टारगेट मेरा क्या रहेगा, प्रयोगशाला ही रहेगा, हॉस्टल वार्डन ही रहेगा। एक एग्ज़ाम पुलिस दिलाना है पुलिस ही दिलाओ, शिक्षक दिलाना है शिक्षक ही दिलाओ, और उसी का सिलेबस टारगेट करके पढ़ो। सीजीपीएससी दिलाना है सीजीपीएससी ही दिलाओ, उसी का सिलेबस टारगेट होना चाहिए।
आप क्रॉस चेक करने जा सकते हो कि भाई जो मैं सीजी में टॉपिक पढ़ चुका हूँ उस टॉपिक से मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कोशिश करने मत जाना कि वो भी एग्ज़ाम निकल जाए और ये भी एग्ज़ाम निकल जाए, फंस जाओगे। ठीक है, एक एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम में जंप करते रहना। जैसे मान लो हॉस्टल वार्डन टारगेट किया, हॉस्टल वार्डन क्रैक हो गया, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को तो पटवारी बनना है। करो फिर से तैयारी पटवारी की, उसका सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि पटवारी का भी है इसका भी है और थोड़ा सा कंप्यूटर उसके लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सीडीपी इसके लिए पढ़ रहे हैं और जाके दोनों एग्ज़ाम में, ये काम नहीं करना है। ठीक है, एक एग्ज़ाम का टारगेट करो, उसको कंप्लीट तैयार करो, उसमें जो सिलेबस है वो कंप्लीट करो, उससे रिलेटेड उस बीच में कोई दूसरा एग्ज़ाम आता है तो वो आप दो, लेकिन उसका सिलेबस टच मत करो। फिर समझ आ रही है बात? समझ आ गई होगी तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर, और नहीं समझ आई होगी तो भटकते रह जाओगे, हर दिन एग्ज़ाम देते रह जाओगे, एग्ज़ाम नहीं निकलना है। ठीक है, ज़्यादा बुक पढ़ने से बचो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने से बचो, क्योंकि जितने लोग से डिस्कशन होगा उतना माइंड डाइवर्ट होगा। जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। अभी बुक्स पढ़ने का समय नहीं है, अभी कोचिंग इसीलिए आए हो ताकि आप टारगेटेड तैयारी कर सको। जिस दिन आपको लगे आपके पास इफ़रात टाइम है, 1.5-2 साल का टाइम है, इफ़रात बुक पढ़ो। नहीं समझ आ रहा होगा मेरे से पूछ लेना, मैं और बुक बता दूंगा आपको, जिस सब्जेक्ट की बोलोगे उस सब्जेक्ट की बता दूंगा। लेकिन अभी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो बताया जा रहा है वैसे आंसर लो, वैसे बनाओ, आपका काम हो जाएगा जो आप करने आए हो। बात समझ आई? कहाँ तक पढ़ लिए थे कल? गंगा दसर जेठ पढ़ लिए थे, जेठ पढ़ लिए थे, समझ आया था ना जेठ तक? कहीं कोई डाउट आया था? समझ आ गया था? आगे देखें, जेठ के बाद कौन सा मंथ आएगा? आषाढ़। आषाढ़ में कौन सा त्यौहार मिलाएंगे? ठीक है, रथ यात्रा से शुरुआत होगी। हाँ, नहीं होगी? नहीं बताया हूँ रथ यात्रा? बताया हूँ ना? हाँ, मैं डर गया था, नहीं बताया क्या? ठीक है, सबसे पहले रथ यात्रा। अब रथ यात्रा के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का त्यौहार है। और इसमें होता क्या है, तो भगवान जगन्नाथ जी अपने दोनों भाई बहन के साथ, सुभद्रा और बलभद्र जी के साथ, बलभद्र कि बलराम, क्या नाम था उनका? बलराम, हाँ, बलराम जी के साथ यात्रा करने निकलते हैं और इसको हम रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। ये पूरे भारत देश में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से इसका मुख्य स्रोत कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर से ये यात्रा निकलती है और पूरे मतलब उस परिसर में भ्रमण करती है। लेकिन ऐसा ही पर्व सभी जगह पर मनाया जाता है, प्रतीकात्मक रूप से वैसी मूर्ति बनाकर और जगन्नाथ जी के साथ सुभद्रा और बलदाऊ जी को बैठाकर और ये यात्रा निकाली जाती है, सामान्य रूप से उनकी पूजा की जाती है। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही एक पर्व मनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? गोंचा पर्व। ये रथ यात्रा ही है। ठीक है, बस्तर की रथ यात्रा ही है गोंचा पर्व। ठीक, बात समझ आई क्या? है तो रथ यात्रा ही, तो अलग क्या है? पहली बात कि ये मनाने वाले कौन हैं? तो ये माड़िया जनजाति के लोग हैं। कौन मनाएगा? माड़िया जनजाति के लोग। क्यों मनाएंगे? तो एक चीज हुई थी। क्या चीज हुई थी? एक कहानी प्रचलित है इस गोंचा पर्व के पीछे। यदि जो कभी काकती वंश पढ़े होंगे और पुरुषोत्तम देव के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। किसी को पता है क्या कहानी है? हम्म समझ गया। और कोई पता है? काकती वंश पढ़े हो, सुने हो? क्या कहानी है?
ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो राजा पुरुषोत्तम देव है ये जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, यदि आप बस्तर गए होंगे, जगदलपुर गए होंगे, तो वहाँ पर भी जगन्नाथ मंदिर है, जो काकतीय वंश जिस बिल्डिंग में रहता था राज परिवार, वहाँ पर आज भी जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो वो भक्त थे और उनकी मान्यता थी कि वो ऐसा विश करते हैं कि यदि मेरे गांव, मेरे शहर में सब कुछ अच्छा रहा तो मैं क्या करूँगा, जगन्नाथ जी की पैदल यात्रा करूँगा, दंडवत यात्रा करूँगा। जो सो के जाते हैं, देखे हो, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर सोते हैं, ऐसा। तो वैसी यात्रा करूँगा जगन्नाथ मंदिर तक की। ठीक है, राजा होके वो ऐसा संकल्प लेते हैं और वो करते हैं, क्योंकि उनका राज्य पाठ अच्छा चलता है, कार्यकाल अच्छा रहता है। तो वो ये यात्रा करते हुए कहाँ तक जाते हैं, उड़ीसा तक जाते हैं। उड़ीसा जब पहुँचते हैं तो वहाँ के राजा को पता चलता है कि बस्तर क्षेत्र का कोई काकतीय राजा है जो कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से करते हुए आ रहा है। तो उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर वो बोलते हैं कि ठीक है, अब आप आए तो पैदल हो पर जाओगे पैदल नहीं। तो उनको रथ दिया जाता है 16 चक्कों का। ठीक है, और उपाधि दी जाती है रथपति की। ठीक, वो रथपति की उपाधि और उस चक्के वाले रथ को लेकर, वो घोड़ा वोड़ा वाला कोई कहानी नहीं है, ठीक है, लेके कहाँ आते हैं, बस्तर आते हैं वापस। और यहाँ पर फिर से उस रथ को दिखाने के लिए वो पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। ठीक है, क्योंकि पुरुषोत्तम देव ने किया था इसलिए अब ये परंपरा बन गई। तो अब हर साल ऐसा ही एक रथ बनाया जाता है जिसको फूलों से सजाया जाता है और उसमें जगन्नाथ जी और दंतेश्वरी माता को बिठाया जाता है और ये क्या करता है, भ्रमण करता है। तो इसकी शुरुआत कौन किया था, शासक कौन था पूछेगा तो बताएंगे पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव क्या था इस दिन, इस समय शासक था। सेम चीज है, वो भी द्वितीया को मनाया जाता है रथ यात्रा, ये भी द्वितीया को ही मनाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, तो इसमें फूलों का रथ बनाया जाता है। ठीक, और इसमें देवी और जगन्नाथ जी दोनों को बैठाया जाता है, क्योंकि बस्तर की कुल देवी क्या है, दंतेश्वरी माता है ना। तो दंतेश्वरी माता और ये साथ में कौन, जगन्नाथ जी। ठीक है, इनको विराजमान किया जाता है और ये पूरा रथ जो है वो बस्तर भर में 10 दिन तक घूमता है। और पहले दिन को कहा जाता है सिरी गोंचा। सिरी गोंचा पहला दिन क्या कहलाता है, सिरी गोंचा कहलाता है, जिस दिन ये रथ चलना शुरू करेगा। और जिस दिन खत्म करेगा उसको बोलते हैं बहुड़ा गोंचा। बहुड़ा गोंचा। ठीक है, अब क्या 10 दिन तक ये घूमते रहेगा, तो नहीं, घूमता नहीं है। ठीक है, जगदलपुर में एक चौक है जिसको कहा जाता है सिरहासार। क्या कहा जाता है, सिरहासार। जैसे आप वो देखे हो विश्राम गृह किसी भी स्टेट का या जिले का रहता है एक, ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है क्या, सिरहासार। जो रथ है वो निकलकर सिरहासार तक जाता है और यहाँ पर देवी को विश्राम करवाया जाता है 9 दिन तक, वहीं रहकर उनकी सेवा की जाती है। और 10वें दिन ये सिरहासार से वापस बहुड़ा गोंचा में कहाँ आती हैं, राजमहल वापस आती है। ठीक है, इसी पूरे पर्व को क्या कहा जाता है, गोंचा पर्व। क्योंकि बाकी जगह जगन्नाथ जो देव है वो प्रमुख होते हैं, यहाँ पर दंतेश्वरी माता प्रमुख होती हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। ठीक है, बात समझ आई, क्या अंतर है दोनों में। तीसरी बात हमको याद रखनी है, ये तो उसका कार्यक्रम हो गया, कि इस अवसर पे एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। सभी जो आम जन आए रहते हैं, मेला आयोजन हो रहा है ना, मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पर बजाने के लिए, जैसे आप होली के टाइम पे देखे हो लोग बजाते रहते पोंपो पोंपो, देखे हो, हाँ, वैसा ही एक वाद्य यंत्र है, इसको बोलते हैं तुपकी। क्या बोलते हैं, तुपकी। ये सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, ये माना जाता है कि ये सम्मान के स्वरूप में, जैसे आप वो तोपों की सलामी देते हैं, राष्ट्रपति जब आता है तो पोपो पोपो ऐसा बजता है ना, वैसे ही ये भी है, ये उसी का रूप है ऐसा मानते हैं, लेकिन ये छोटा सा रहता है। ठीक है, तुपकी कहा जाता है, तो ये बजाया जाता है। तुपकी किस पर्व में बजाया जाता है, तो याद रखेंगे गोंचा पर्व के समय बजाने वाला वाद्य यंत्र है तुपकी। ठीक है,
अब जब बहुड़ा गोंचा होगा तो इस दिन प्रसाद का वितरण किया जाएगा। उस प्रसाद को क्या कहा जाता है ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसे कहा जाता है गंजा मूंग। गंजा मूंग, गंजा मूंग ये प्रसाद है। इसमें कई चीज़ें मिली रहती है, 2-3 प्रकार की दाल मिली रहती है, गुड़ मिला रहता है, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें मिली रहती है। ठीक है, इससे हालांकि उतना डिटेल नहीं पूछेगा, जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर आपको लिखा दूंगा। ठीक है, बस याद रखेंगे प्रसाद को क्या बोला जाता है, गंजा मूंग कहते हैं। और जो इस समय आम लोगों के द्वारा जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है वो तुपकी कहलाती है, और ये सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, कि राजा जी आ रहे हैं, राजा जी मतलब जगन्नाथ या दंतेश्वरी माता की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस्तर के राजा की बात हो रही है। ठीक, गुंचा पर्व समझ आया। रथ यात्रा ही है, रथ यात्रा में लेकिन किसको विराजमान किया गया है, दंतेश्वरी माता को भी विराजमान किया गया है। ठीक है, और इसको सिरहासार में विश्राम कराया जाता है, और विश्राम कराने के बाद बहुड़ा गोंचा में इसको 10वें दिन वापस लेके आया जाता है। पहले दिन को सिरी गोंचा बोल रहे हैं, जिस दिन ये शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ गए घूम के। ठीक है, और यहाँ 9 दिन वेट किए, सेवा हुई इनकी, और 10वें दिन कहाँ आ गए ये, वापस राजमहल। ये क्या है आपका गोंचा पर्व। और क्या देखे थे इस महीने में, बीज बुहानी। हाँ, बीज बुहानी, बीज बुहानी। आषाढ़ का महीना है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, बारिश शुरू हो गई होगी, है ना। बारिश शुरू हो गई होगी, खेत पूरा जोत दिया गया होगा, बीज डालना बाकी होगा, या डाल भी दिया गया होगा तो ब्यासी करना बाकी होगा। ब्यासी समझते हो क्या होता है, देखिए गांव वाले तुरंत जान जाएंगे ब्यासी क्या होता है। क्या होता है कि जब आप ऐसे ही धान को छींटते हो, ठीक है, उसका रोपा नहीं लगाते हो, धान को केवल छींट दिया जाए, इसको छींटा पद्धति कहते हैं। ठीक है, जब छींटा पद्धति से आप धान बोते हो तो उस समय जो पहली बारिश होती है, आषाढ़ के माह में चालू हो रही है, तो इस समय जब बारिश होती है तो जो पहला पौधा उगता है उसके साथ घास भी उग के आ जाती है। बात समझ आई। तो इस घास को अलग किया जाता है ताकि वो पौधे का न्यूट्रिशन ना ले ले। यदि साथ में घास भी बड़ी हो गई तो जो आपका धान का पौधा है वो पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें दूध नहीं बढ़ पाएगा, और दूध नहीं भरा उस धान में तो वो चावल नहीं बन पाएगा, उसमें मोटा मोटा वो अंदर से खोखला रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, जितनी भी घास होती है उसको उससे हाथ से अलग कर दिया जाता है, उसको इसी को ब्यासी करना कहते हैं। बात समझ आया, कोई कंफ्यूजन, किसी के यहाँ और कुछ करते हैं। हम्म हम्म हम्म। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, पूछोगे ब्यासी कैसे होती है, तो वो आपको बताएगा कि अभी जो आप छींटा लगाए हो उसमें एक तो खरपतवार आ गया, जो मैं आपको बताया, खरपतवार मतलब वेस्टेज भी साथ में आ गए हैं, एक्स्ट्रा जो घास वास उग गई है, तो आपको घास अलग भी करना है। अब उसमें से जो बचेगा वो क्या, धान ही तो रहा ना, और आप निकालते समय तो पूरा निकालोगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ घास घास को निकाल लोगे, और उसमें तो आपको यदि अलग करना है तो पूरे जड़ से धान के साथ निकालना पड़ेगा खरपतवार को, और उसके बाद खरपतवार आप अलग करोगे जड़ से, तब तो मतलब हुआ। यदि मैं ऊपर ऊपर तोड़ लिया तो वो तो नीचे जड़ रह गई, वो फिर से जग जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूरा धान के साथ उसको निकाल लिया जाता है। बात समझ आई। और उसके बाद उसमें से जितना वेस्टेज है उसको साइड करके धान को वापस से सीक्वेंस में लगा दिया जाता है। जो ददरिया गाते हैं ना वो इसी टाइम पे गाते हैं। ठीक है, बात समझ आया। तो प्रोसेस वही है, धान को क्लियर करके सीक्वेंस में लगाने की प्रोसेस ब्यासी कहलाती है। अब ब्यासी हो गई तो ब्यासी होने के बाद जो बीज एक एक करके लगा रहे हैं ना, यही क्या कहला रहा है, बीज बोहानी। लेकिन इसको लगाने से पहले पूजा करते हैं सामान्य रूप से,
ये धरती माँ से कामना करते हैं कि अब जो बीज लगाया जा रहा है वो कैसा हो, स्वस्थ हो और अच्छी फसल दे। उसी को क्या बोल रहे हैं, बीज बोहानी बोल रहे हैं। तो अब इसको बताएंगे कैसे, बताने के लिए कि बीज बोहानी का त्यौहार आषाढ़ माह में मनाया जाता है। कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ बीज बुआई दूसरे दिन हो रही हो, मेरे यहाँ दूसरे दिन हो रही हो। बात समझ आया? इसलिए क्या नहीं बोल सकते कि ये प्रथमा द्वितीया तृतीया नहीं बोल सकते हम इसको। तो क्या बोलेंगे कि आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी अंचलों में प्रचलित है। यदि ये पूछा जाए कि मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मनाती है, तो आप बता सकते हो कि इसकी शुरुआत जो हुई थी कोरवा जनजाति से हुई थी। कोरवा के बाद सभी ऐसा करने लग गए। वैसे तो सभी करते हैं, आप ये मान के चलो किसान कोई भी काम करने वाला है, चाहे वो पहली बार हल लेके जा रहा है, पहली बार धान लेके जा रहा है, पहली बार खातू लेके जा रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उससे पहले पूजा करता है, एक नारियल अगरबत्ती जरूर लगाता है। उसी को त्यौहार बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये बीज बुहानी समझ आया, बीज लगाने से पहले। लेकिन ये त्यौहार पहले बीज लगाने से पहले नहीं, पहले जो बीज पुटनी कर चुके हैं हम। बीज पुटनी क्या था, छींटा था, जब हम छींट रहे थे। अब उसी में से चीज़ों को अलग करके उसको प्रॉपर वे में सीक्वेंस में हम लगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, बीज बोहनी कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझ आया क्या? ये कार्यक्रम 82 के बाद किया जाता है और वो हल जोतने के तुरंत बाद किया जाता है। दोनों में अंतर समझ आया ना कि नहीं आया? अभिषेक पक्का पक्का आया? क्या बताया बताओ, जल्दी से बताओ, समय कम है। नहीं समझ आया तो बोलना चाहिए ना भाई, नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया अभी ये बताओ, तो बताऊंगा भाई कि हाँ ये ऐसा होता है। हम इससे पहले चैत्र माह में बीज पुटनी पढ़े थे। वहाँ पर क्या किया गया, आप सिंपली आपका खेत अभी सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट फसल आपने काट ली है, अब सूखा खेत पड़ा है। कभी भी सूखे खेत में आप डायरेक्ट फसल डाल दोगे तो वो नहीं उगेगी, क्योंकि उसकी मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसका जितना न्यूट्रिशन है वो लास्ट वाली फसल लेकर चली गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को मिट्टी को पलटना पड़ेगा। उसके लिए पहले हल चलाया जाता है। ठीक है, हल चला लिए आप। अब हल चला के आप उसमें बीज छींट कर छोड़ दोगे, ताकि जब पानी गिरे तो उस बीज पर पड़े और क्या हो जाए, वो बीज पनपने लग जाए। ठीक है, इसी को अपन बीज पुटनी कह रहे हैं। बात समझ आए, जो कि हम चैत्र में कर चुके हैं। अब चैत्र से ये कब तक वहाँ पर पड़ा रहा, आषाढ़ तक। ठीक है, आषाढ़ में इसमें पानी पड़ा। अब पानी पड़ के जो बीज आप रखे थे वो क्या बन गया है, छोटा छोटा पौधा बन गया है। ठीक है, लेकिन अब इस पौधे के साथ क्या है, बहुत सारी घास उगी हुई है। इसी घास को अलग करना बयासी कहलाता है। अब आपने बयासी कर लिया, और बयासी के बाद जो सिर्फ फसल बच गई धान की, आप घास अलग कर लिए तो आपके हाथ में क्या बचा, केवल धान की फसल। उसी धान की फसल को व्यवस्थित रूप से, क्रमिक रूप से आप लगाओगे, वही क्या है, बीज बोहनी है। समझ आया? कब मनाया जाता है, तो आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मुख्यतः कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। बस्तर कोरवा जो है एक्चुअल में कहाँ मिलेगा हमको, सरगुजा के क्षेत्र में मिलेगा। तो इसकी शुरुआत सरगुजा से हुई थी, लेकिन यह पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार है बीज बोहनी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में ये मनाया जाता है। बात समझ आई? समझ आया बीज बोहनी क्या होता है कि अभी भी नहीं आया? नीरा मैडम समझ आया बीज बोहनी क्या होता है? लिख लोगे, बता पाओगे? प्री में बस इतना ही पूछेगा कि कौन किया था पहली बार, तो कोरवा जनजाति। ठीक है, कोरवा जनजाति से इसकी शुरुआत हुई है। कौन से महीने में होता है, तो आषाढ़ महीने में होता है। प्री में इतना ही पूछेगा। जो बाकी चीज़ें हैं कि 82 के बाद होता है कि 83 के बाद होता है, ये कौन पूछेगा, मेंस वाला पूछेगा। ठीक है, कि आपको 30 शब्द में लिखने आया तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि किसके बाद होता है भाई। ये 82 के कार्यक्रम के बाद, यदि इसको प्रॉपर वे में बताऊँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि बीज बोहनी त्यौहार आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि कृषि प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार में किसान ब्यासी करने के पश्चात
जो बचे हुए धान है उसको व्यवस्थित क्रम में अपने खेतों में रोपित करते हैं, जिसे बीज बोहनी कहा जाता है। और यह त्यौहार इसलिए मनाया जाता है ताकि हाँ जो किसान की फसल है वो उन्नत तरीके से या उसका अच्छा पैदावार हो सके। समझ आया? ऐसे आप लिखोगे मेंस में, सिंपल। समझ आया? ये क्या था? आषाढ़ माह। आषाढ़ खत्म हो गया, अब क्या आएगा? सावन का महीना पवन करे शोर, है ना? तो सावन आएगा, और सावन का पहला त्यौहार कौन सा देखेंगे? हरेली। ठीक है, हरेली। हरेली पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो ये स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई यही इसी माह में इसी क्षेत्र के लोग यही जनजाति मनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हरेली सभी मनाते हैं। ये अब हरेली क्यों मना रहे हैं? क्या क्या काम हो गया आपके खेत का? ठीक है, धान आप बो चुके हो, ब्यासी हो चुकी है, सफाई भी हो चुकी है, खेत बन के तैयार है, पानी गिर रहा है। सावन का महीना चल रहा है, मतलब आषाढ़ से पानी गिरना चालू हो गया है, सावन में लबालब पानी गिर रहा है। अब आपको खेत सिर्फ ये देखने जाना पड़ता है कि एक्सेस में वाटर तो नहीं भर गया है। ठीक है, बाकी मुख्य रूप से आपके जितने भी काम थे वो क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपका काम खत्म हो गया, तो अब जो जो चीज़ें आपने यूज़ की थी अभी तक, जितने भी औजार यूज़ किए थे, जितने भी चीज़ें की थी, उन सबको अब आपको धो पोंछ के रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। तो यही त्यौहार क्या है? हरेली कहलाती है। ठीक है, कब मनाया जाएगा? तो अमावस्या को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? अमावस्या, सावन की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार है। पहली लाइन। पूरे छत्तीसगढ़ के अंचल में मनाया जाता है, ये तो बता ही चुका हूं मैं। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो सावन की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्या होता है इस त्यौहार में? तो इस त्यौहार में जितने भी किसान परिवार हैं वो अपने द्वारा खेती के दौरान प्रयोग किए जाने वाले जितने भी यंत्र हैं, चाहे वो हल हो, कुल्हाड़ी हो, कुदाली हो, रापा हो, छेनी हो, इन सभी चीज़ों को धो पोंछ के क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, हल की विशेष रूप से पूजा होती है इस दिन, क्योंकि हल से ही तो शुरुआत करोगे ना आप खेती की, तो हल की विशेष रूप से पूजा होती है। इसके अलावा जितने भी कृषि सामग्री होती है जो आपने यूज़ की है, उन सबको साफ करके रखा जाता है और इसी को देवता मान के इसकी पूजा की जाती है। पहला नियम। ठीक है, अब आपने जितने औजार है उसकी पूजा कर ली। दूसरा हेल्प कौन किया था आपका? पशु किया था। ठीक है, किसान और पशु मित्र, तो वो भी भाई आपका जो बैल होगा वही तो वो हल चलाया होगा, तो अब उसको भी धन्यवाद करना पड़ेगा ना। सामान को तो कर लिया आप पूजा करके, तो इस दिन बैलों को आटे में नमक मिलाकर खिलाया जाता है, और साथ में कई गांवों में इसमें नीम की पत्तियां भी मिलाई जाती है और कुछ गांवों में औषधियां मिलाई जाती है। तो आप आंसर में सीधे औषधि लिखो, इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। मेडिसिन्स, हाँ, मेडिसिन्स इन द सेंस कि जो जंगल से लाई जड़ी बूटी होती है, वो कोई दवाई नहीं डालते उसमें। ठीक है, जड़ी बूटी मतलब कुछ भी ऐसी जड़ी बूटी जो एंटीबायोटिक हो, ताकि उनको परेशानी ना हो। ऐसी कोई एंटीबायोटिक किस में मिला के खिला रहे हैं हम? आटे के गोले में नमक और वो दवाई मिलाकर किसको खिलाया जाता है? पशुओं को खिलाया जाता है, ताकि उन्हें किसी बीमारी से बचाया जा सके, कोई डिसीज ना हो उनको, इसलिए। तीसरा काम किया जाता है, क्योंकि अब सब अपने अपने घर में रहने लग गए हैं, भाई धान बो चुके, खेत का काम खत्म हो चुका, अब आप खेत में घुस नहीं सकते हो क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ है, और उसको छेड़ना भी नहीं, क्योंकि आप धान के ऊपर चले तो धान दब के मर जाएगा, तो आपको खेत में घुसना ही नहीं है ना। तो सब अपने अपने घर में रहते हैं, तो ये भी जरूरी है कि घर की सुरक्षा हो। इसलिए इस दिन जो राउत जनजाति है, राउत जाति है, उसके द्वारा सभी के घरों के बाहर नीम का पत्ता लगाया जाता है, और ये कामना की जाती है कि क्योंकि बरसात आ गई है तो बीमारी फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा है, तो बीमारी ना फैले इसलिए सभी किसान के परिवारों के घर के सामने जो राउत जाति के लोग हैं वो क्या लगाते हैं?
नीम की पत्तियां लगाते हैं। बात समझ आया? अब घर भी सेफ हो गया, पर घर से बाहर भी निकलोगे, निकलोगे ना, घर से बाहर निकलना है तो इस दिन गेड़ी त्योहार मनाया जाता है। मतलब चलने के लिए गेड़ी बनाई जाती है, बांस के दो डंडे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें पैर रखने के लिए दो बांस की कपची लगी होती है, और इस पे पैर रखकर हम कीचड़ में चल सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? गेड़ी कहा जाता है, गेड़ी। हरेली के दिन गेड़ी त्योहार भी मनाया जाता है। ये बच्चों के द्वारा मुख्य रूप से पसंद किया जाता है। वैसे बड़े भी चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं चढ़ते हैं, बड़े भी चढ़ते हैं, पर मुख्य रूप से एक ये बच्चों का काम है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं इस दिन? गेड़ी की सवारी करते हैं, ठीक है। गेड़ी क्या है यदि ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि बांस से बना हुआ क्या है? हाँ, बांस से बना हुआ एक खिलौना है। हाँ, तो उसमें खेलते ही तो हैं, और क्या करते हैं? मनोरंजन ही तो है वो, और कुछ थोड़ी है वो। कुछ काम की चीज है क्या कि मैं गेड़ी में चढ़ के कुछ स्पेशल करने वाला हूँ? खेलना ही तो है, ठीक है। तो ये क्या है? खिलौना है, बांस से बना हुआ, जिसे हरेली के समय कीचड़ में चलकर खेला जाता है, ठीक है, उसको हम गेड़ी कहते हैं। इसके अलावा अन्य भी खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे नारियल फेंक या नारियल तोड़। नारियल को तोड़ा भी जाता है। अब नारियल कई तरीके से तोड़ा जाता है अलग अलग गांव में। कई लोग बांस मतलब डंडे से मार के तोड़ते हैं, कई लोग हाथ से तोड़ते हैं, कई लोग पटक के तोड़ते हैं, तो वो अपना अपना तरीका है। अब उसमें इतने डिटेल में नहीं बताना है कि भाई हमारे गांव में पटक के तोड़ा जाता है कि डंडे से तोड़ा जाता है, ठीक है। पर हाँ, नारियल फेंक और नारियल तोड़ का खेल भी इस दिन होता है, याद रहेगा। अमावस्या है तो इस दिन जादू टोने का भी प्रकोप हमको देखने को मिलता है, ठीक है। हरेली को मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है? जादू टोने के रूप में भी, जादू टोने का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया हुआ कोई भी जादू टोना सबसे सफल होता है, ठीक है। इसलिए अमावस्या का दिन है, और इसको विशेष रूप से इसलिए जाना जाता है। इसलिए जो वो अपन नीम की पत्ती भी लगा रहे थे ना, वो इसीलिए लगा रहे थे कि क्या हो, कि एक तो बीमारी मत आए, क्योंकि बरसात का समय तो बीमारी का प्रकोप, और दूसरा जादू टोना कोई हमारे घर पे ना कर दे, तो उसको नज़र से बचाने के लिए भी हम क्या कर रहे थे? अपने घर के बाहर नीम की पत्तियां लगा रहे थे। समझ आया? ये क्या है आपका हरेली त्यौहार। अब हरेली त्यौहार में व्यंजन कौन सा बनता है? तो आप याद रखेंगे, जो हम पूजा कर रहे थे सभी यंत्रों की, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किए खेती के लिए, उसकी पूजा किए, तो उसमें प्रसाद स्वरूप चीला चढ़ाया जाता है, और साथ में सुहारी, ठीक है। सुहारी और चीला का भोग सुहारी समझते हो? नहीं पता? पूड़ी को ही थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है, पूड़ी खाओ ना, उसके साइज को थोड़ा बड़ा कर दो, तो वो क्या बन जाती है? सुहारी बन जाती है। कई लोग केवल आटे से ना बनाकर इसमें चावल को मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। सुहारी में क्या मिक्स रहता है? चावल का आटा भी मिक्स रहता है गेहूं के आटे के साथ। जैसे आपके यहाँ पूड़ी बनती होगी, पूरा गेहूं के आटे से बनती होगी, छोटी छोटी बनती होगी, इसी को थोड़ा बड़ा बना दो। कई लोग इसमें थोड़ा बहुत चावल का आटा मिक्स करके बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सुहारी। जो शादी में गया होगा वो सुहारी खाया होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो शादियाँ होती हैं उसमें मुख्य व्यंजन के रूप में सुहारी परोसा जाता है, ठीक है। तो सुहारी खाना भी जरूरी है। चीला तो सब खाओ, चीला खाओ ना। अब डोसा को चीला नहीं बोल देना है, ठीक है, कि मैं भी खाया हूँ। डोसा अलग होता है, चीला अलग होता है। चीला चावल से बनता है, डोसा चावल में लेकिन दाल मिलाया जाता है ना भाई, तो वो प्योर चीला नहीं है। चीला अलग चीज़ है और डोसा अलग चीज़ है, ठीक है। समझ आया हरेली त्यौहार क्या होता है? बता पाओगे? कौन बताएगा? अनीता मैम, क्या होता है हरेली त्यौहार? हम्म, आराम से जैसे बनता है वैसे। मैं कोई प्रेशर नहीं है कि आपको मेंस के लेवल का ही बताना है, जो याद आ रहा है, जैसे सीक्वेंस में याद आ रहा है। हम्म, हम्म, पूजा करते हैं। हम्म,
गेड़ी बनाते हैं। हाँ हाँ। हम्म, सुहारी। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। और 2 पॉइंट छूट गया। आपने पशुओं को सेफ नहीं किया और घर को सेफ नहीं किया, है ना? तो जड़ी बूटियां मिलाकर उनको खिलाया जाता है। हाँ, नीम के जो पत्तों की शाखा होती है, मतलब पूरी डंगाल होती है, ऐसा नहीं कि एक नीम का पत्ता लगा के चले गए। पूरा झाड़ का एक, मतलब जिसमें 3-4 ब्रांचेस हों, वैसा कोई लगा के जाते हैं। नहीं तो पता चल रहा है किसी को समझ आ रहा है कि एक ठो पत्ता लगा के चले गए, ऐसा नहीं होता ना। पूरा बहुत सारे उसमें पत्ते होते हैं, मतलब एक ब्रांच होती है उसकी जिसमें बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं ना, वैसा। ठीक है, होता है कि नहीं शहर में? शहर में कई जगह पे होता है ये भी। शहर में भी होता है, मतलब जो राउत हैं वो यहाँ तक भी लाते हैं, एक्चुअली में पैसा मिलता है ना। जिसके घर के बाहर लगाओगे वो कुछ ना कुछ देगा आपको। तो इस लालच में आजकल शहर तक भी लोग आने लग गए हैं। नहीं तो बेसिकली ये पहले गांव में ही होता था। कि क्या है कि जैसे गांव के ठेका होता है, उस गांव का जो भी राउत परिवार होगा उस गांव के जितने पशु हैं उनको चराएगा। तो उसको पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके पशु की देखभाल भी वो, क्योंकि साल में एक बार आपसे बयाना बोलते हैं उसको, वो लेता है। ठीक है, फिक्स रहता है वो कि इतना धान देगा, इतना चावल देगा, इतनी दाल मिलेगी, इतनी सब्जी मिलेगी, ऐसा फिक्स रहता है, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति, है ना। तो वो उनका काम ही है, वो करेंगे ही, क्योंकि उनको साल में एक बार मिलने वाला है। लेकिन शहर वाले रोज, मतलब वो तो दूध देने बस आता है, बाकी और कुछ नहीं करता। आपके पास तो पशु है नहीं, तो आपसे क्या करता है कि जितने बार मिल जाए पैसा, तो इसलिए जो जो जहाँ जहाँ से लूट सकता है वो वहाँ से कोशिश करता है कि आपसे पैसा ले लिया जाए। तो इसलिए आजकल शहर में आने लग गए हैं, लेकिन पहले नहीं आते थे। पहले जिनके यहाँ पशुधन होता था, जिन जो पशुपालन करते थे, केवल उनके यहाँ पे जाते थे। ठीक, हरेली समझ आया? लिख लोगे? अब इसी का दूसरा त्यौहार है बस्तर दशहरा, जो कि काफ़ी लंबा त्यौहार है। ठीक है, कितने दिन चलता है ये? 75 दिन तक चलता है। हाँ, वो होते रहता है क्योंकि तिथि बदल रही है ना, इसलिए वो वैसा है कि भाई अब नवमी 2 दिन पड़ने लग गई, अष्टमी 2 दिन पड़ने लग गई, तो बढ़ाना पड़ेगा ना त्यौहार का ड्यूरेशन, इसलिए वैसा हो रहा है। बाकी ये याद रखेंगे कि बस्तर दशहरा कितने दिन का होता है? 75 दिन चलने वाला त्यौहार है। मुख्य रूप से बस्तर अंचल में मनाया जाता है और बस्तर अंचल के जगदलपुर शहर में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें मुख्य रूप से माड़िया धुरवा जनजाति के लोग और साथ में राज परिवार शामिल होता है। 3 लोगों का नाम स्पेशली याद रखना है, माड़िया, धुरवा और राज परिवार, बस्तर का राज परिवार। ठीक है, ये सब मिलकर क्या मनाएंगे? बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा की शुरुआत हरेली अमावस्या के दिन से होती है, पहला पॉइंट। अब 75 दिन मनाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 75 के 75 दिन ये त्यौहार कुछ ना कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या से हो रही है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर जब तक दशहरा हम मनाएंगे, अभी जो बाकी लोग जिस दिन रावण मारते हैं उस दिन ये समापन होता है। ठीक है, मतलब कब समाप्त करेंगे हम इसको? सावन में चालू कर रहे हैं और खत्म कहाँ पर करेंगे? क्वार में या अश्विन माह में खत्म करेंगे, दशहरा के दिन। ठीक है, तो ये पूरा दिन यदि आप टोटल काउंट करोगे तो कितने दिन का हो जाता है? 75 दिन का। लेकिन एक्चुअल में सावन में केवल एक ही रस्म होती है इसकी, जिसको बोला जाता है पाट यात्रा। ठीक है, पाट यात्रा पहली रस्म है ये इसकी, पाट यात्रा। इसको भी शुरू कराने वाले कौन थे? पुरुषोत्तम देव, जो गुंचा पर्व कर रहे थे, क्योंकि इसमें भी रथ प्रयोग होगा ना,
और रथपति कौन है? पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव ने ही इसे भी चालू किया था। पाट यात्रा, पहली रस्म है पाट यात्रा। पहली रस्म शुरुआत इसी से होती है। बस्तर दशहरा की शुरुआत किस रिचुअल से होती है, किस रस्म से होती है? तो आप याद रखोगे पाट यात्रा से होती है। पाट यात्रा में होता क्या है? तो इसमें ठुरलू खोटल एक लकड़ी का नाम है, ठुरलू खोटल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठुरलू खोटल। ठीक है, क्या नाम है लकड़ी का? ठुरलू खोटल या ठुरलू खोटला कहते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखो। ठीक है, एक लकड़ी। दूसरी लकड़ी है सरगी। सरगी या ठुरलू खोटल। ठीक है, लकड़ी का नाम याद हुआ। ठुरलू खोटल या फिर सरगी की लकड़ी है। इस लकड़ी को काट कर लाया जाता है। ये काटने का अधिकार एक विशेष गांव के लोगों को ही है, जिसका नाम है बिलोरी ग्राम। क्या नाम है? बिलोरी ग्राम। कई बार पूछ चुका है कि बस्तर दशहरा के लिए जो रथ बनाने की लकड़ी है वो कौन लेके आता है? तो बिलोरी ग्राम के लोग लेके आते हैं। उस लकड़ी को क्या कहते हैं? ठुरलू खोटला या फिर सरगी कहते हैं। ठुरलू खोटला या फिर सरगी कहते हैं। लाने वाला कौन है? बिलोरी ग्राम के लोग हैं। हरेली अमावस्या के दिन ही ये बिलोरी ग्राम के लोग इस लकड़ी को काट कर लाते हैं और दंतेश्वरी माता में इसकी पूजा की जाती है। पाट मतलब समझ गए, पटिया, लकड़ी, उसी को पाट बोल रहे हैं। यात्रा मतलब पर्व। ठीक है, तो लकड़ी काट के लाने का पर्व पाट यात्रा कहलाता है। इस दिन ठुरलू की लकड़ी या फिर सरगी की लकड़ी को काटकर दंतेश्वरी माता के मंदिर में रखा जाता है और दंतेश्वरी माता के समक्ष उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, पूजा अर्चना के पश्चात इसमें बलि प्रथा का प्रावधान है। पहले इसमें नर बलि होती थी पर अब नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर मछली की बलि दी जाती है, जिंदा मछली और बकरे की बलि। ठीक है, और उसी को फिर प्रसाद स्वरूप व्यवस्था बनती है। अब भाई काटे हैं तो खाएंगे भी ना कि छोड़ देंगे, तो मछली और बकरे की बलि दी गई है। अब जो खाता होगा वो प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यही क्या है? पाट यात्रा है। समझ आया? एक लकड़ी की पूजा कर ली गई, अब और भी लकड़ी लाना पड़ेगा, पर ये आगे की कहानी हम सुनेंगे कल के एपिसोड में। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। कल जो है हम जो दशहरा यात्रा है इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। 10 दिन के कार्यक्रम को जानेंगे कि क्या क्या होता है इस कार्यक्रम में। पाट यात्रा में लकड़ी ले आए हैं। अब आपके लिए सस्पेंस ये है कि इस लकड़ी का क्या करेंगे। क्या एक लकड़ी से पूरा रथ बन जाएगा कि और भी लकड़ी लेके आएंगे, और लकड़ी लाएंगे तो कब लेके आएंगे, सब चीज़ देखेंगे कल के एपिसोड में। ठीक है, तो आज जो पढ़े वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपकी दूसरी क्लास नहीं हो पाएगी अभी, इसलिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कल इसके आगे अपन बस्तर दशहरा देखेंगे। ठीक, चलिए।